हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पाठ पीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे विज्ञान से जुड़े हुए टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, नॉट जहाज के चाल की माप बिल्कुल सुमेलित है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, ये भी सुमेलित है। एंगस्ट्राम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ये भी सुमेलित है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न के हिसाब से जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रकाश वर्ष होता है उससे आपका मेजर किया जाता है दूरी, ना कि समय। और एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। देखिए, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी मानी जाती है। तो ये परिभाषा भी नोट कर लीजिएगा कि एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आवृत्ति को मापा जाता है। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकेंड में, रेडियन में या वाट में। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज में। ठीक है, आवृत्ति किससे मापा जाता है, आपका हर्ट्ज में। साथ ही ध्यान रखिएगा, एक जो सामान्य मनुष्य होता है वो आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है सुन सकता है। ठीक है, ये रेंज भी आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, राडार उपयोग में आता है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या वर्षा कराने वाले बादलों का पीछा करने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में जो है आपका राडार उपयोग में लाया जाता है। और राडार का फुल फॉर्म है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग ही फुल फॉर्म है आपका राडार का। आपको पता होगा ये जो राडार होता है उसका उपयोग जो है कोहरा या मौसम खराब होने की स्थिति में जहाज़ों को चलाने के लिए भी किया जाता है। चलिए आगे देखिए, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन देखिए, स्थिरता का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, गति का जड़त्व या द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए, स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, स्थिरता के जड़त्व के कारण ही जब ट्रेन चलता है तो बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। देखिए, होता क्या है, जैसे कोई आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे कोई यात्री इसके ऊपर बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में जो इसका लोअर एरिया है, ये जो नीचे का एरिया है वो क्या करेगा, ट्रेन के साथ आगे की ओर गति करेगा, लेकिन जो उसका ऊपर का हिस्सा है वह जो है स्थिर रहने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो उसका सिर जो है पीछे की ओर झुकेगा और नीचे का हिस्सा मूव करेगा। तो ऐसा उसको अनुभव होता है, ये होता है आपका स्थिरता का जड़त्व के कारण। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। इसमें आपका ऑप्शन देखिए, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, बुद्धगुप्त या ब्रह्मगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने जो है न्यूटन से पहले बताया था कि जो सभी वस्तुएं होती है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, और ये उन्होंने बताया था अपनी रचना ब्रह्म सिद्धांत में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्म सिद्धांत किसकी रचना है, तो ब्रह्मगुप्त की। ठीक है, तो ये इनकी जो रचना थी ब्रह्म सिद्धांत, उसमें इन्होंने बताया था कि जो वस्तुएं होती है वह पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ ही कम्युनिटी सेक्शन वाले पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखिए, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, पृष्ठ तनाव, द्रव का घनत्व, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा का बूंद होता है वह गोलाकार होता है। देखिए, वर्षा का बूंद जब ऊपर से नीचे की ओर आता है, ऐसी स्थिति में जो उसका फ्री सरफेस होता है वह फ्री सरफेस क्या करता है, पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम क्षेत्रफल जो है घेरने का प्रयास करता है, जिसके कारण उसका जो शेप बनता है वह राउंड शेप बनता है, जिसको हम गोलाकार कहते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, नेपच्यूनियम, फ्रेंसियम, प्लूटोनियम या टेक्नीशियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, जिसको हम जनरली टीसी के रूप में लिखते हैं, और यह आपका उत्पादन हुआ था 1937 में। क्लियर। चलिए आगे देखिए, मृगमरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके कारण मृगमरीचिका जो है हमको दिखाई देता है। और जनरली ये जो मृगमरीचिका का घटना होता है वह आपका रेगिस्तान के क्षेत्रों में यह दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि रेगिस्तान के क्षेत्र में जब आपका ज़्यादा गर्मी होगा उस टाइम पे हमको अनुभव होता है कि कुछ पर्टिकुलर प्लेस पे सामने वहाँ पर जो है हमको पानी सा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जबकि जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पर जैसे सामान्य भूमि होता है वैसे ही दिखाई देगा। इसको ही कहा जाता है आपका मृगमरीचिका। चलिए आगे देखिए, डायनेमो का कार्य है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये काम करता है आपका डायनेमो। साथ ही ध्यान रखिए, जो आपका डायनेमो होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, थियोडोर मेमन, विलियम मोर्टन, डेनिस पेपिन या फ्रांसिस क्रिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए, थियोडोर मेमन। ठीक है, थियोडोर मेमन ने जो है आपका लेजर का आविष्कार किया था, और ये जो है आपके अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और साथ ही ध्यान रखिएगा, जो आपका लेज़र होता है उसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमोशन ऑफ रेडिएशन। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये फुल फॉर्म है आपका लेज़र का, जिसका आविष्कार किया था थियोडोर मेमन ने। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना या अनुवांशिकता और विचरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिकता और विचरण। इसमें जो है आपका जेनेटिक्स के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और साथ ही इसमें आपका जीन का भी अध्ययन होता है। चलिए देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए, जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरैसिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए, जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी ही आपका जो है आर्कियोप्टेरिक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जब चींटियां काटती हैं तो अंतः छेपित करती हैं। इसमें आपका ऑप्शन देखिए, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, मेथेनॉल, फॉर्मिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड जो है जब चींटी काटती है तो वो अंतः छेपित करती हैं, जिसके कारण से आपको दर्द और चुनचुनाहट होता है। चलिए आगे देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए, पुष्प, तना, पत्ती या जड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। ठीक है, ये जो पुष्प होता है वो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि पुष्प में जो है आपका स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं, जो मिल करके आपका प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा पुष्प के अंदर आपका पुंकेसर होता है और आपका स्त्री केसर भी होता है, और ये दोनों मिलकर ही इसके जनन अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, पोस्ता या पॉपी से, तुलसी से, गंध सफेदा यूकेलिप्टस से या इफेड्रा से। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए, पोस्ता या पॉपी से जो है आपका नोस्कापिन प्राप्त होता है। ये आपका मेडिकल फील्ड में यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन या इरेप्सिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, रेनिन। ठीक है, ये जो रेनिन होता है वो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे।
चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, एटीपी के रूप में। ठीक है, यहाँ पर जो आपका उत्पादन होता है ऊर्जा वह जो है एटीपी के रूप में उत्पादित होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ए ग्रुप या ए बी ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ओ ग्रुप। ठीक है, ये जो ओ ग्रुप होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी ग्रुप जो होता है वो आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। ये जो आपका ए बी ग्रुप है वह सबसे ले सकता है और जो आपका ओ ग्रुप है वह सबको ब्लड दे सकता है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रतिजन या एंटीजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, शरीर के ताप को कम करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है या प्रतिपिंड या एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रतिपिंड या एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। ये है आपका एंटीजन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए खसरा, रेबीज, पोलियो या क्षय रोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, क्षय रोग। ठीक है, ये जो आपका क्षय रोग होता है वह विषाणुओं से उत्पन्न नहीं होता है। क्षय रोग का कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसका कारण है माइको बैक्टीरियम ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण आपका क्षय रोग या जिसको जनरली हम टीबी बोलते हैं ये होता है और ये आपका विषाणु से उत्पन्न नहीं होता। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली तेल या सोयाबीन तेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरजमुखी का तेल। ठीक है, ये जो सूरजमुखी का तेल होता है वह हृदय रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि जो सूरजमुखी का तेल होता है उसमें जो फैट होता है, ठीक है, फैट जो है सबसे कम होता है। इसके कारण से हृदय रोगी जो है इसका सेवन कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियां यानी मसल्स में थकान अनुभव होने का कारण होता है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अवक्षय या लैक्टिक एसिड का संचय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक एसिड का संचय। लैक्टिक एसिड का संचय होने के कारण ही जो है उस टाइम के बाद जो है हमको थकान का अनुभव होता है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए ग्लिसरॉल, यूरिया, मेथेनॉल या ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल जो है विस्फोटक के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट जैसे जो आपका डायनामाइट होता है वैसे विस्फोटक भी इसी ग्लिसरॉल की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, खाने का नमक जो NaCl है किससे बनता है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से या मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से जो है आपका NaCl बनता है, जिसको हम लोग ऐसे सामान्य भाषा में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए टेफ्लॉन का, नियोप्रीन का, PVC का या गट्टा पर्चा का। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, टेफ्लॉन का। ठीक है, टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है नॉन स्टिकी कड़ाही बनाने में। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।